नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुरभि के पाठ 2 जो कि नाम क्या है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा कि प्रत्येक राष्ट्र के कुछ ना कुछ प्रतीक होते हैं जिनसे वह जाना जाता है। जैसे कि उन देश के झंडे, आप तुरंत उस देश का झंडा देखकर पहचान लेते हो कि यह कौन से देश का झंडा है। जैसे अभी आपके सामने ये झंडा है, आप तुरंत देख के इसे पहचान लोगे कि ये हमारे देश यानी कि भारत का राष्ट्रीय झंडा है। ऐसे ही आपके सामने अगर अमेरिका का झंडा यूनियन जैक आ जाए तो आप उसे देख के पहचान लोगे, या फिर अन्य देश जैसे श्रीलंका का, पाकिस्तान का, तो आप उन्हें आराम से पहचान लेते हो कि ये इंग्लैंड का झंडा है। तो वो देश उस राष्ट्रीय प्रतीक से जाना जाता है, यानी कि उस झंडे से, या उस देश के, जैसे अमेरिका में डॉलर जो है चलता है और भारत के अंदर रुपया, ठीक है। तो हम उनसे पहचान लेते हैं कि ये कौन से देश की करेंसी है या कौन से देश का रुपया है, ठीक है। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। ये राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं, आइए पाठ पढ़कर जानें। प्रत्येक राष्ट्र की पहचान कुछ चिन्ह या प्रतीक होते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि प्रत्येक राष्ट्र यानी कि राष्ट्र का अर्थ होता है देश, ठीक है। हर देश की पहचान कुछ चिन्ह या प्रतीक का अर्थ होता है बच्चे क्या, इसका भी अर्थ चिन्ह या निशान बोल सकते हैं। निशान या चिन्ह होते हैं। उन प्रतीकों को वह राष्ट्र सम्मान करता है। उन प्रतीकों का वह राष्ट्र सम्मान करता है। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तो हमारा जो देश है उसका, देश का हर नागरिक उसका सम्मान करता है, ठीक है। उसे कभी नीचे झुकने नहीं देता, या कोई ज़मीन को स्पर्श नहीं होने देता। ऐसे कुछ नियम होते हैं जिन्हें वो पालन करता है, तथा दूसरे राष्ट्र उन चिन्हों से उसे पहचानते हैं, और जो दूसरे देश के लोग होते हैं वो उन्हें उनसे पहचानते हैं। आइए अपने देश के कुछ प्रतीकों के विषय के बारे में जानें। पहला क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। यह हमारा भारत वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन का अर्थ होता है बच्चे गुलाम, वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। हम आज़ाद कब हुए? 15 अगस्त 1947 को। उस दिन पहली बार देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। क्या था कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर झंडा फहराया था, यूनियन जैक उतार कर। ये ब्रिटिश झंडा था बच्चे, उसे उतार कर जब अपना तिरंगा लहराया तो देशवासी खुशी से झूम उठे। देशवासी यानी कि हमारे देश का वासी, यानी कि नागरिक, हमारे देश का प्रत्येक नागरिक खुशी से झूम उठा। तिरंगे को सबसे ऊपर, तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है बच्चे? केसरिया रंग है, और केसरिया रंग साहस और त्याग के बीच त्याग का प्रतीक है, ठीक है बच्चे। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया, और केसरिया रंग साहस और त्याग, साहस मतलब हिम्मत, और त्याग का क्या अर्थ होता है बच्चे? किसी चीज़ को निछावर कर देना, ठीक है। और बीच में सफ़ेद रंग है जो कि सत्य और शांति, सत्य जो कि हमेशा सच्चाई की राह पे चले, शांति यानी कि बिना बात पे अहिंसक ना हो, या हिंसा ना फैलाए बच्चे, ठीक है, अहिंसक रहे। तथा नीचे हरा रंग है जो कि विश्वास और खुशहाली का प्रतीक है। नीचे कौन सा रंग है? हरा, और वो किसका है? विश्वास यानी कि भरोसे
खुशहाली यानी कि जो कि हमारे मन को खुशी दे का प्रतीक है। झंडे का सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। यहाँ पे क्या है बच्चे, नीले रंग का चक्र है जिसमें कि 24 तिलियां हैं। आप झंडे के बीच में ये नीले रंग का चक्र देख रहे हैं, इसमें कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। यह चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये जो 24 तिलियां हैं, ये 24 घंटे का प्रतीक है कि हमारे लिए प्रत्येक पल कीमती है और ये हमें निरंतर मतलब लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान और शान है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है बच्चे? हमारी आन बान और शान है। इसका गौरव बनाए रखने के लिए हम भारतवासी अपना सर्वस्व यानी कि सब कुछ न्योछावर यानी कि त्याग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है बच्चे, हम अपने राष्ट्रीय झंडे के लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। आगे है आपका राजकीय चिन्ह। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक राजकीय चिन्ह होता है या निशान होता है। उसका प्रयोग सरकारी पत्र आदि में किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निशान का प्रयोग सरकारी पत्र आदि में किया जाता है। ठीक है बच्चे, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 4 शेरों की मूर्तियाँ जिसमें नीचे 3 चक्र, दौड़ता हुआ घोड़ा और सांड है। प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि हमारी संस्कृत भी हो सकती है। आपको पता है लिपि हमने हिंदी भाषा में पढ़ा था। ठीक है, लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की विजय होती है। बच्चे ये है चिन्ह जिसमें कि आप देख रहे हैं 3 शेर हैं जो कि एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। इसके यहाँ पर आपको चक्र दिखाई दे रहे हैं, 3 चक्र हैं और उनके बीच में जो क्या है घोड़ा, दौड़ता हुआ घोड़ा, सांड, शेर इत्यादि हैं और सबसे नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सदैव सत्य की विजय हो। यह चिन्ह सारनाथ के बौद्ध विहार, कहाँ से लिया गया है? बौद्ध विहार के एक स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस धर्म में शांति और अहिंसा, शांति यानी कि हमेशा बिना युद्ध के, अहिंसा यानी कि बिना मारपीट के संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन्होंने कई स्थानों पर स्तंभ बनवाए थे। बच्चे, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म में शांति, सत्य और अहिंसा की पूजा की जाती है। तो उन्होंने इस चीज़ का संदेश देने के लिए यानी कि हर जगह इस चीज़ को फैलाने के लिए लोगों के बीच में इस संदेश को उन्होंने जगह जगह क्या किया? शिलालेख और जो स्तंभ थे वो बनाए थे। ठीक है, जो कि हमें इकट्ठा रहने के लिए, जैसे यहाँ पर सभी जानवर हैं जो कि एक साथ एक ही शिलालेख में बने हुए, जो कि ये हमें बताते हैं कि हर प्राणी और व्यक्ति को मिलकर रहना चाहिए। इन्हें अशोक स्तंभ भी कहा जाता है क्योंकि ये राजा अशोक द्वारा बनाए गए थे, इसलिए इन्हें अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। सारनाथ के स्तंभ में 4 शेरों की मूर्तियां हैं। ये आपके ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें 4 शेरों की मूर्तियां हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इनके नीचे एक चौड़ी पट्टी पर एक हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, सांड और शेर अंकित
किया है, यानी कि शेर के चित्र बने हुए हैं। इस स्तंभ में से हमने अपने राष्ट्रीय चिन्ह की प्रेरणा ली है। ठीक है, इसी स्तंभ से क्या कि भाई सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे कि एक जंगल में सभी जानवर जो है एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, वैसे सभी देश में हर धर्म को मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए। आगे है राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन सा है बच्चे? मोर है। यह जब अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचता है तो क्या सब मुग्ध हो जाते हैं। तो सब क्या हो जाते हैं? मुग्ध का क्या अर्थ होता है बच्चे? मोहित। सबको मोह लेता है अपनी तरफ। जब वो पंख फैलाकर मोर नाचता है तो वो सबको अपनी तरफ मोह लेता है। भारत के प्राय प्रत्येक क्षेत्र में यह पक्षी पाया जाता है। मतलब भारत की चारों दिशाओं में हर राज्य में यह पक्षी पाया जाता है। राजा महाराजा के अपने बगीचे में मोर रखते थे। प्राचीन काल में राजा महाराजा थे तो वह भी अपने बाग बगीचे जो थे वहाँ पे मोर रखते थे। ऋषि मुनियों के आश्रमों में भी मोर होते थे। सबका प्रिय और सबसे सुंदर पक्षी होने के कारण मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी चुना गया है। आपको पता है कि यह सबका प्रिय है, सबसे सुंदर पक्षी है, इसलिए इसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी चुना गया है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं बच्चे। इसकी गर्दन जैसे कि इसको गर्दन नीली होने के कारण इन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल को चुना गया है। यानी कि हमारे देश को राष्ट्रीय पुष्प किसे कहा गया है? कमल को। और हमारे देश में राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है बच्चे। आम फलों का राजा कहा गया क्योंकि वह बहुत मीठा होता है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कमल को चुना गया है। यूँ तो भारत में भांति भांति के सुंदर पुष्प खिलते हैं। यानी कि भारत में भांति भांति मतलब अलग अलग तरीके के। बच्चे यूँ तो भारत में अलग अलग तरीके के सुंदर फूल खिलते हैं, परंतु जो स्थान कमल का है वह किसी अन्य पुष्प का नहीं। यानी कि जो स्थान हमारे देश में कमल को प्राप्त हुआ है वो किसी अन्य फूल को नहीं दिया गया है। सरोवर में खिले कमल जितने सुंदर प्रतीत होते हैं, सरोवर यानी कि तालाब में खिले हुए कमल जितने सुंदर दिखते हैं उसकी सुगंध भी उतनी ही प्रिय होती है। और उसकी सुगंध भी उतनी ही प्रिय होती है जितने कि वह सुंदर होता है। यूँ तो गुलाब भी अपनी सुंदरता और सुगंध में अनुपम का क्या अर्थ होता है बच्चे? अनोखा या निराला है। आपको पता है गुलाब का फूल तो हर घर के हर जगह पे देखने को मिल जाता है हमें। वह भी बहुत सुंदर दिखता है और अलग अलग रंगों का भी होता है और उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है। किंतु यह विदेशी पुष्प है बच्चे। यह क्या है? विदेशी पुष्प है। गुलाब विदेशी पुष्प होने के कारण इसे हमारा राष्ट्रीय पुष्प नहीं माना गया है। हमारे पुराणों में यानी कि जो हमारे ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं वेदों में, उसमें क्या है? गुलाब का उल्लेख नहीं किया है। उसमें गुलाब का उल्लेख नहीं है बच्चे। पूजा अर्चना के लिए देवताओं को चरणों में चढ़ाने के लिए कमल का फूल सर्वोपरि माना जाता रहा है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पूजा अर्चना में और देवताओं के चरणों में चढ़ाने के लिए गुलाब के फूल को ही मतलब सबसे प्यारा माना गया है, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा माना गया है। आपको पता है हमारे कई देवी देवताओं को कमल का फूल बहुत प्रिय रहा है और वह कमल पर बैठते भी विराजमान भी रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा
हमारे ब्रह्मा जी जो है वो कमल के फूल पे बैठते हैं। सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, ये जो है कमल के फूल पर बैठते हैं। यहाँ तक कि विष्णु जी के हाथ में भी हमें कमल का फूल ही देखने को मिलता है। इसलिए कहा गया है कि ये पुराने यानी कि प्राचीन काल से वेदों पुराणों में भी इसका वर्णन है कि कमल हमारा राष्ट्रीय और सबसे प्रिय फूल रहा है। कीचड़ में भी कमल की तरह रहने की शिक्षा दी जाती है। यानी कि आपको पता है कीचड़ बहुत गंदी जगह होती है और वहाँ पर भी कमल का फूल खिलता है। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि किसी को अगर कोई गंदे बहुत सारे बुरे लोगों में से एक व्यक्ति अच्छा निकलता है तो उसका उदाहरण दिया जाता है, कहा क्या जाता है कि कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। अपनी पवित्रता, सुंदरता और सुगंध के कारण ही कमल को राष्ट्रीय पुष्प चुना गया है। कमल जो है वो बहुत पवित्र है, बहुत सुंदर है, बहुत खुशबू देता है, इसी कारण उसे राष्ट्रीय पुष्प चुना गया है। आइए बच्चे अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इसके प्रश्न उत्तर। तिरंगे के सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया रंग। बच्चे कौन सा रंग होता है? तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। भारत का राज्य के चिन्ह कहाँ से लिया गया है? बच्चे बौद्ध विहार से लिया गया है। ठीक है, सारनाथ में बौद्ध विहार स्तंभ से लिया गया है। बौद्ध विहार स्तंभ से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का चक्र में कितनी तिलियां हैं? आपको पता है होना चाहिए 24। कितनी? 24 तिलियां हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। आइए उच्चारण करें। राष्ट्र, त्याग, शांति, प्रतीक, सर्वस्व, सर्वोपरि, चिन्ह। ठीक है बच्चों, आगे है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में क्रमानुसार कौन कौन से रंग हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग हैं बच्चे? केसरिया रंग, सफ़ेद रंग, हरा रंग। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस और त्याग का। और सफ़ेद रंग सत्य और शांति का। उसके बाद हरा रंग विश्वास और खुशहाली का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र निरंतर आगे बढ़ने का प्रतीक है। कमल को राष्ट्रीय पुष्प के रूप में क्यों चुना गया है? क्यों चुना गया है बच्चे? क्योंकि कमल सबसे पवित्र, आपने पढ़ा था, कमल सबसे सुगंध और सुंदरता के कारण उसे राष्ट्रीय पुष्प चुना गया है। हमारे देश का राजकीय चिन्ह क्या है? इस चिन्ह के नीचे क्या लिखा है? हमारे देश का राजकीय चिन्ह कौन सा है बच्चे? हमारे देश का राजकीय चिन्ह है 4 शेरों की मूर्तियाँ, जिसके नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसका अर्थ है सदैव सत्य की विजय हो। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बच्चे? मोर है। इसकी 2 विशेषताएं लिखो। पहली विशेषता, इसके बहुत सुंदर पंख होते हैं, यह बहुत सुंदर है देखने में। दूसरी विशेषता, यह बादल देखकर नाचता है। इसके नाच को देखकर सब मोहित हो जाते हैं या मुग्ध हो जाते हैं बच्चे। ये तीसरी विशेषता थी। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही।